नमस्कार मित्रों, अपने फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हल करने का प्रयास करें ताकि पता लगे, कन्फर्म हो कि आपकी तैयारी कैसी है। आपका ये आंकलन होगा यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। मेरा पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो डट्टन महोदय ने किया। किसने किया? तो डट्टन महोदय ने सर्वप्रथम संतुलन शब्द का प्रयोग किया। किसने? तो डट्टन ने। आपको साथ के साथ याद भी करना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो पृथ्वी की सतह का औसत वायुदाब कितना है? पृथ्वी की सतह का औसत वायुदाब कितना है? तो ये लगभग सभी को पता है कि 1013.25 मिलीबार है। कितना है? तो 1013.25 मिलीबार पृथ्वी का औसत वायुदाब है। ध्यान रखें आप। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी को क्या कहा जाता है? तो इसे तापजन्य पेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तापजन्य और न्यून वायुदाब। न्यून वायुदाब, तापजन्य न्यून वायुदाब पेटी किसको कहा जाता है? तो विषुवत रेखीय वायुदाब पेटी को कहा जाता है। परवलयों की उत्पत्ति के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए? परवलयों की उत्पत्ति के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो आपने उत्तर सोच लिया होगा कि कितना है? 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। परवलयों के लिए उत्पत्ति के लिए आदर्श तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मिस्र नील नदी का वरदान है। अगला क्वेश्चन है अपना, मिस्र क्या है? नील नदी का वरदान है। ये किस विद्वान ने कहा कि मिस्र है वो नील नदी का वरदान है? तो इतिहासकार कौन? हेरोडोटस। किसने कहा था? हेरोडोटस जी ने। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस। काफी बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। मिस्र नील नदी का वरदान है। किसने कहा? हेरोडोटस ने कहा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के, किसने कहा कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है? कि किस विद्वान ने ये बात कही कि प्रकृति जो है वो एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है, कि प्रकृति एक सलाह दे सकती है? किसने कहा? आपने उत्तर सोच लिया होगा। तो ये विडिला बलास ने कहा। किसने कहा? बलास ने कहा, जिन्होंने संभववाद पर जोर दिया। वही बलास, विडिला बलास। कहाँ के? ये फ्रांस के हैं। जनसंख्या प्रवचन में गुरुत्व मॉडल दिया। जनसंख्या प्रवचन में गुरुत्व मॉडल किसने दिया? तो आपने उत्तर सोच लिया होगा। रॉयली ने दिया। किसने दिया? तो रॉयली ने दिया। कोपेन के वर्गीकरण में एफ का अर्थ है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और यहाँ प्रश्न आपके लिए रखा गया है कि कोपेन के वर्गीकरण में एफ का अर्थ क्या है? तो यहाँ एफ का अर्थ क्या है? सभी माह में वर्षा। कि सभी महीनों में क्या होती है? वर्षा होती है। एफ संकेत स्पष्ट करता है कि सभी माह में वर्षा होती है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश पेटी कहा जाता है? अश्व अक्षांश पेटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है अश्व अक्षांश पेटी? तो
उपोषण उच्च वायुदाब पेटी को कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को कहा जाता है अश्व अक्षांश पेटी, क्योंकि वहां पर वायु शांत रहती है। इसके कारण क्या होता है कि प्राचीन समय में जब व्यापारी लोग घोड़ों को यहाँ से ले जाया करते थे तो कहीं ना कहीं वहाँ नाव जो थी वो ठहर जाती थी, रुक जाती थी, और डूबने के भय से वो घोड़ों को क्या कर देते थे, जल में फेंक दिया करते थे। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश पेटी कहा जाता है, उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी को। लेबेंसरैम संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? लेबेंसरैम संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो रैटजेल ने किया। किसने किया? तो रैटजेल ने लेबेंसरैम संकल्पना का प्रतिपादन किया। क्षेत्रीय विसरण मॉडल का अग्रदूत कहा जाता है। क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपने उत्तर सोच लिया होगा, हेगरस्टैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेगरस्टैंड को कहा जाता है। क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत हेगरस्टैंड को कहा जाता है। भू राजनीति की संकल्पना किसने दी? तो जेलेन ने दी। किसने दी? तो जेलेन ने दी। भू राजनीतिक की संकल्पना जेलेन के द्वारा दी गई। शंकुधारी वनों में मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शंकुधारी वनों में मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी शंकुधारी वनों में मिलती है? तो पोडजोल मिलती है। कौन सी मिट्टी? तो पोडजोल मिट्टी है वो शंकुधारी वनों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है मसाई जनजाति का संबंध है। मसाई जनजाति का संबंध किससे है? तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका से है। किससे है? तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका से है। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है मसाई जनजाति का संबंध। अगला क्वेश्चन है शिकागो प्रसिद्ध है। यूएसए में शिकागो प्रसिद्ध किस लिए है? तो प्रश्न का उत्तर आपने सोच लिया होगा, मांस उद्योग के लिए है। किसके लिए है? तो मांस उद्योग के लिए शिकागो प्रसिद्ध है सर्वाधिक। भूगोल के 100 वर्ष पुस्तक लिखी। भूगोल के 100 वर्ष नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? भूगोल के 100 वर्ष नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? तो फ्रीमैन ने लिखी। किसने लिखी? तो फ्रीमैन ने लिखी भूगोल के 100 वर्ष नामक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 17 है डेसिबल इकाई में प्रदूषण मापा जाता है। प्रश्न अगर आपके सामने आता है कि डेसिबल इकाई में प्रदूषण कौन सा मापा जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन, जैसे आपने जल की बात आई, वायु की बात आई, ध्वनि की बात आई, तो आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो ध्वनि किस प्रदूषण को मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल इकाई से मापा जाता है। व्यवहारवाद की संकल्पना किसने दी? व्यवहारवाद की संकल्पना किसने दी? तो डब्ल्यू क्रिक ने दी। किसने दी? तो डब्ल्यू क्रिक ने व्यवहारवाद की संकल्पना को पेश किया, प्रस्तुत किया। मिनी माता, अगला क्वेश्चन है मिनी माता घटना का संबंध किससे है? मिनी माता घटना का संबंध किससे है? तो जल प्रदूषण से है। किससे है? तो जल प्रदूषण से मिनी माता घटना का संबंध है। किस देश में, अगला क्वेश्चन है किस देश में सर्वप्रथम भूगोल परिषद की स्थापना 1821 में की गई? किस देश में भूगोल परिषद की स्थापना 1821 में की गई? तो किस देश में की गई? फ्रांस में की गई। कहाँ की गई?
फ्रांस में सर्वप्रथम भूगोल परिषद की स्थापना 1821 में की गई। आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक क्रांति का सर्वाधिक विरोध, मात्रात्मक क्रांति का सर्वाधिक विरोध किस देश में हुआ? तो मात्रात्मक क्रांति का सर्वाधिक विरोध किस देश में हुआ? आप समझ चुके होंगे, तो अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में सर्वाधिक विरोध हुआ किसका? मात्रात्मक क्रांति का। अगला क्वेश्चन है, खनन प्रक्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खनन प्रक्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा। किसने कहा? जीन ब्रून्स ने कहा। किसने कहा? तो जीन ब्रून्स ने खनन प्रक्रिया को लुटेरी अर्थव्यवस्था कहा। किनकी क्वांटो क्यूशुर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? किनकी क्वांटो क्यूशुर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? तो ये जापान में है। किनकी क्वांटो क्यूशुर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? तो ये जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस प्रजाति के लोग सबसे सुंदर माने जाते हैं? विश्व में किस प्रजाति के लोग सर्वाधिक सुंदर माने जाते हैं? परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है आपका। तो नार्डिक प्रजाति के लोग हैं वो सर्वाधिक सुंदर माने जाते हैं। अब एक प्रश्न लास्ट आपके लिए कि आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर लिखना है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की वास्तविकता में तैयारी कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं और इस वीडियो को आपने देखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर दें। अगर आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं देते हो तो मैं यही समझूंगा कि शायद आप इसका उत्तर नहीं दे पाए। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि वह देश जो कच्चे माल से पिछड़ने के बाद भी औद्योगिक दृष्टिकोण से में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वह देश कौन सा है जिसमें कच्चा माल तो बहुत कम प्राप्त होता है, फिर भी वहाँ औद्योगिकरण क्या है, प्रबल रूप में निखर कर सामने आया हुआ है। विश्व में वह देश बताइए जो क्या है, कच्चे माल की कम प्राप्ति करता है, आयात करता है कच्चे माल का तो, लेकिन निर्मित माल बहुत अधिक मात्रा में वो निर्यात भी करता है। औद्योगिकरण वहाँ का बहुत अधिक मजबूत है। एशिया के अंदर ही वो देश है। तो उसका आप कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिएगा। समय का अभाव रहता है इसलिए ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी वक्त मिलेगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ज़रूर बताया करूँगा। कुछ मित्र बोल रहे हैं तो उनके लिए कुछ विशेष टॉपिक, जैसे अपने बात करें मानचित्रों से संबंधित या प्रैक्टिकल से संबंधित, उनके टॉपिक आपको कुछ यहाँ पर करवाए जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।